हैदराबाद से पहले गोलकोंडा शहर था। ख्वाब तो इब्राहिम कुतुब शाह ने देखा था, लेकिन इसकी ताबीर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हाथों पूरी हुई है। शहर आबाद हुआ 1590 जी। मीर मोमिन साहब उन्होंने उसका नक्शा मुरतब किया। हैदराबाद की मिट्टी ही में मोहब्बत है। जो एक मरतबा हैदराबाद आया वो यही का असीर होकर रहा। आखिर वक्त यहीं पांव फैला के सो गए और फिर सुबह दम क़यामत की जागेंगे। मोतियों का शहर यानी हैदराबाद पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। ये शहर मोतियों की आबोताब या हीरे जवाहरात या निज़ामों की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम बातचीत करने वाले हैं हैदराबाद की तारीख पर, और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हैदराबाद की ख़ास शख्सियत मेरा मुराद है अल्लामा एजाज फ़ारूक साहब हैं। बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करती हूँ सर आपका। आदाब। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हैदराबाद कब और कैसे वजूद में आया? हैदराबाद के वजूद में आने की एक बहुत खूबसूरत वजह है। यूँ तो हैदराबाद से पहले गोलकोंडा शहर था। ये शहर गोलकोंडा के नाम से ही पहचाना जाता था, लेकिन गोलकोंडा में आबादी बढ़ चुकी थी और इतनी ज़्यादा तंग हो गई थी कि गोलकोंडा अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। ऐसे में वहाँ जो हिफ़्ज़ान सेहत का मतलब सैनिटेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था। सेहत के मसाइल पैदा हो रहे थे, तो ये ख्याल पैदा हुआ इब्राहिम कुतुब शाह को कि किले से बाहर एक और शहर बसाया जाए। ख्वाब तो इब्राहिम कुतुब शाह ने देखा था, लेकिन इसकी ताबीर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हाथों पूरी हुई है। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि खूबसूरत वजह है इसकी जी। कुली कुतुब शाह भी 15 बरस का था, शहजादा था। हैदराबाद में गोलकोंडे और मौजूदा हैदराबाद के दरमियान एक नदी है। नदी पार करके इधर आ जाया करता था। उस वक्त तो शहर नहीं था, हरे भरे खेत, सुबह की हवाएं, और फिर हैदराबाद की मखमूर हवा का तो कहना क्या। यहाँ तो आदमी को हवा ही खुमार आलूद कर देती थी। ऐसे में उसने देखा कि अभी पाँव फटने से पहले, सूरज के निकलने से पहले पहले हल्की सी रोशनी उफ़क़ पे थी। कोई दोशीज़ा पूजा का थाल संभाले हुए, दराज जुल्फ, लंबी जुल्फें, बड़ी बड़ी झील जैसी आँखें, सुथवा नाक, रंगत ऐसे जैसे किसी ने दूध में कच्चा सिंदूर घोल दिया हो, मंदिर की तरफ जा रही थी। शरीर क्यूपिड ने अपना काम किया और कुली कुतुब शाह उसकी जुल्फ़े गिरागीर का असीर हो गया। उस लड़की का नाम भागमती था। ये रोज़ाना इनकी मुलाकातें हुआ करती थी। एक दिन मूसा नदी में बाढ़ आई हुई थी जी। और बाढ़ भी ऐसी क़यामत की कि उछाल पूछो तो आसमान से बातें कर रहे। ये कौन सी सदी की बात हो रही है सर? ये मैं आपसे कह रहा हूँ 1585, 1587, 1585, 1587 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। चलिए 16वीं सदी की बात कर रहा हूँ। और वारफ्तगी इश्क, कुली कुतुब शाह के सीने में विसाल की आरज़ू, मोहब्बत विसाल चाहती है, नदी दरमियान में उछाल चाहती है। उधर भागमती ने एक चिराग जला रखा था ताकि मुसाफिर को रास्ता तो दिखाई दे जाए। यूँ भी किसी की आंखों के जलते चिराग क्या कम होते हैं, लेकिन भागमती ने फिर भी एक चिराग जला रखा था। हवा चाहती थी कि चिराग बुझे। भागमती ने अपनी दोनों हथेलियों से चिराग की लौ को संभाल रखा था कि यह आज ये चिराग नहीं, यह हवा नहीं।
बहरहाल कुतुब शाह ने अपना घोड़ा नदी में डाल दिया और इश्क जीत गया, बाढ़ हार गई। कुली कुतुब शाह यहाँ पहुंचा, ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब इब्राहिम कुतुब शाह को पता चला तो उसने ये पुल बनवा दिया नदी के दोनों किनारों को जोड़ता हुआ। ये पुल अब तक है, ये पुल आप देख सकती हैं जी। ये पुल अब तक है, इसे पुराना पुल कहा जाता है। अब तो उसके पहलू में कोई 8-10 साल पहले एक और कंक्रीट का पुल बना दिया गया, उसे भी पुराना पुल ही कहते हैं, लेकिन पुराना पुल अभी बाकी है। मैं एक बात आपकी और नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कहूँ जी। कि 1908 में मूसा नदी में बड़ी बाढ़ आई, बहुत बड़ी तूफ़ानी जिसने शहर को लपेट लिया था। शहर में कई इमारतें बह गई, लोग बह गए, बड़ी बड़ी हवेलियां, महल सब बह गए। अफजलगंज का पुल टूट गया, मगर पुराना पुल नहीं टूटा। नहीं टूटा। मोहब्बत की यादगारें हादसात से टूटती नहीं है, हादसे सर पर से गुजर जाते हैं, मोहब्बतें और उनकी यादगारें बाकी रह जाती हैं। बहरहाल जब कुली कुतुब शाह इब्राहिम कुतुब शाह के बाद तख्त नशीन हुआ तो नजूमियों ने एक तारीख और वक्त मुकर्रर किया शहर की बुनियाद रखने के लिए। शायद ये बात आपकी दिलचस्पी से खाली न हो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अतालिक मीर मोमिन साहब अख्तराबादी थे। ये बड़े बुजुर्ग थे, लोग इनको हजरत मीर मोमिन के नाम से ही पुकारती है। वो पेशवा सल्तनत भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और कुली कुतुब शाह के अतालिक भी थे। कुली कुतुब शाह ने उनसे कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ कोई ऐसा शहर बन जाए कि जो रश के इरम हो। रश के इरम इसको कहते हैं कि जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा तबीब में उतर आया हो और जिसे देख के जन्नत शर्माए, रश के इरम उसको कहते हैं। खैर, मीर मोमिन साहब ने नक्शा नवीसों को बुलवाया, ड्राफ्टमैन को। वो खुद भी आर्किटेक्ट थे, बहुत अच्छे मेमार थे। मीर मोमिन साहब। मीर मोमिन जी। कभी आप शहर की तरफ जाएंगी तो यहाँ मीर मोमिन साहब का दायरा है जी। वहाँ आपको उनकी खबर मिल जाएगी। जी। तो उन्होंने उसका नक्शा मुरतब किया, हैदराबाद का। जी, हैदराबाद का। जी। तो मैं यूं कहूँ कि हैदराबाद की बुनियाद जो है वो मोहब्बत की बुनियाद से। बेशक मोहब्बत की बुनियाद है। मैं तो कहना चाहूँ कि यहाँ इस मिट्टी से जो भी पैदा हुआ है वो अपने साथ धन दौलत जागीर मनसब इक़्तिदार ये सब कुछ लाया हो या ना लाया हो, मोहब्बत जरूर लेके पैदा होता है। जब कुली कुतुब शाह तख्त नशीन हुआ तो बागमती से शादी कर ली। जी। और उसे हैदराबाद में हैदर महल का खिताब मिला तो ये शहर हैदराबाद भी कहला है। इसमें हिस्टोरियंस को थोड़ा सा इख्तलाफ है। जी। डॉक्टर मुहिउद्दीन दूर के मुताबिक ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये ऐसी ही है जैसे मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। प्रोफेसर हारून खान शेरवानी उसको दूसरी तरह से बयान करते हैं। मगर मैं आपसे और नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि बागमती हकीकत थी तो कुली कुतुब शाह की और कहानी थी तो कुली कुतुब शाह की। हारून खान शेरवानी का एतराज़ ये है कि कुली कुतुब शाह की उम्र 15 बरस थी और 15 बरस की उम्र में जब मदरसे में पढ़ने की उम्र होती है तो मोहब्बत के ये एतराज़ है। लेकिन मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए अर्ज़ कहूँ कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। क्या बात है। तो यही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हैदराबाद की मिट्टी ही में मोहब्बत है। मोहब्बत है।
اور دوسری چیز یہ ہے کہ شہزادوں کی عمریں نہیں دیکھی جاتی، وہ تو وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ غریب ذرا وقت کے بعد بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو آدمی غربت کا مارا، فلاکت کا مارا ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن بڑا نہیں ہو نابالغ پاتا۔ ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ بہرنام ایک ضمنی بات تھی جو میں نے آپ سے کہہ دی۔ حیدرآباد کی تعمیر میں 7 گاؤں دم ہو گئے۔ جی گولکنڈے سے مچھلی بندر گزرنے والی سڑک کو، وہ مغرب سے مشرق کی طرف جانے والی سڑک تھی، اب شمال سے جنوب تک ایک اور خط کھینچا گیا، وہاں ایک سڑک ڈالی گئی، اس کے بیچ میں چوراہے پر جی ایک علامتی عمارت تعمیر کی گئی۔ یہ 1592 ہے، 92 جی 1592۔ شہر آباد ہوا 1590، جی 1590۔ ہجری سن کے اعتبار سے 1000 ہجری، جی اسی لیے شہر کا مادہ تاریخ فرخندہ بنیاد سے نکلتا ہے۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد، فرخندہ بنیاد اس کی تاریخ ہے۔ تاریخ روایتوں سے بنتی ہے، بالکل اورل ہسٹری۔ بالکل تو اب راوی کون کتنا صحیح ہے اور کتنا صحیح نہیں ہے، تاریخ لکھنے والے کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ راوی نے اگر کوئی خوبصورت روایت کر دی ہو تو اس کو خواہ تاریخ کے صفحے سے ہٹانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، رہے تاریخ کے صفحے پہ موجود۔ بات کو تحقیق کرنے والے آئیں گے، اچھا شاید ان کو کوئی سند اور مل جائے تو وہ اپنا تاریخ کا کام، لیکن سرے سے کسی روایت کو مٹا دینا میں دیانت کے خلاف سمجھتا ہوں اس بات کو۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا جو کلچر ہے وہ کافی زیادہ رچ رہا ہے، جب سے حیدرآباد کی بنیاد ہوئی ہے تو رچ کیٹیگری میں ہی آیا ہوا ہے، تو ایسے میں اب بدلتے دور میں آئی ٹی ہب بن چکا ہے، تو آپ اس ٹرانسفارمیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیدرآباد کی تہذیب پر کئی اثرات ہیں، کئی اثرات۔ حیدرآباد بننے سے بہت پہلے یہاں کاکتیہ حکمرانوں کا راج تھا، ورنگل کے حکمران تھے، جی تو حیدرآباد پر تیلگو تہذیب کا بھی اثر ہے۔ خود ابراہیم قطب شاہ نے وجے نگرم کی شہزادی بھاگرتی سے شادی کی تھی، تو کچھ ملی جلی تہذیب یوں بھی آ گئی۔ پھر آپ نے بھی مجھ سے سنا، شاید پچھلے قسط میں آپ نے کہا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ قطب شاہ نے قلی قطب شاہ نے یہاں تلنگانے کی ایک لڑکی سے شادی کی، اس کا نام بھاگمتی تھا، تو تلنگانہ کا کلچر بھی اس میں شامل ہوا، جی تو تیلگو کلچر۔ پھر یہ قطب شاہی سلاطین جو تھے یہ ترکمان ایران سے آئے تھے، تو ایرانی کلچر ان کے ساتھ آیا۔ یعنی اوریجن جو ان کا تھا ترک سے ہی تھا، نہیں ایران سے ایران سے تھا، ایران سے ترکمانستان جی ایران کا ایک صوبہ تھا وہاں، کہ وہاں سے آئے تھے سلطان قطب شاہ، وہاں سے آئے تھے۔ بہمنی سلطنت میں انہوں نے بہت رسوخ پایا، جی اس کے بعد وہ گولکنڈے کے صوبے دار مقرر ہوئے، پھر انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، وہ یہاں سلطان ہو گئے۔ ان کے بعد جمشید قطب شاہ، ان کے بعد ابراہیم قطب شاہ، ان کے بعد قلی قطب شاہ۔ تو ابھی آگے سلسلہ ہے، لیکن میں یہاں رکوں مختصر ورنہ بالکل شہر رک جائے گا، شہر کی تعمیر رک جائے گی۔ تو اب یہ تہذیب کا اثر آپ نے یوں بھی محسوس کیا ہوگا کہ بچے پہ خاندان کے بزرگوں کا اثر، اور خاندان کے بزرگوں پر حاکم کا اثر، حکومت کرنے والے حاکم کا اثر، ماحول کا اثر، اطراف و اکناف کا اثر، اپنے استادوں کا اثر، ساتھ پلنے والے بچوں کا، ہم اصل لوگوں کا اثر، یہ ہوتا ہے۔ تو حیدرآباد کی تہذیب اس طرح سے گنگا جمنی تہذیب بن گئی کہ میں اس کی مثال کے طور پہ عرض کروں
कि मैं उसको एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता समझता हूँ कि जहाँ चमन के हर गोशे से एक एक फूल चुन के ले लिया गया हो, हर रंग के, हर खुशबू के, हर हुस्न के, और इनको जोड़ के गुलदस्ता बना दिया गुलदस्ता बन गया। ये हैदराबाद की तहजीब है। यूं भी मैं आपसे बाद में किसी मौके पे अर्ज करूंगा कि हैदराबाद की तहजीब में कितनी तहजीबें शामिल हैं, कितने लोग आए हैदराबाद में, बसे, दामन को हैदराबाद में बसी किया, कोई यहाँ रहे। तो हैदराबाद के पहनावे पे कितना असर है, खानों पे कितना असर है, बोलचाल पर कितना असर है, दखनी का कितना असर है, उर्दू कैसे परवान चढ़ी, शायरी, खुद शायर था और आशिक भी तो था। बिल्कुल। इश्क तो शायरी मूसीकी सभी में ले आता है। उन्होंने लतीफ़ा में जिसको इश्क ने खराब व बर्बाद किया हो, उसको दुनिया क्या सीधा करेगी, क्या ठीक करेगी, वो तो अदल से ठीक ही रहता है। तो चुनाचे यहाँ की खमीर में ये सब कुछ है, उसको तहजीब में भी है। पहनावों में नज़ाकत, जेवरात में नज़ाकत, मोतियों की आबोताब, नाज़ो अदा, तो शहर की कैफियत ही कुछ अलग है। तो मैं आपसे रफ्ता रफ्ता ये अर्ज करूँगा कि तहजीब यहाँ कैसे तश्कील पाई। रही बात ये कि आपने कहा तहजीब रईस है जी, तो मैं कहूँगा कि हाँ रईस, बिल्कुल रईस। तस्लीम कर रहे हैं आप? हाँ इस बिल्कुल वक्त? तस्लीम कर रहा हूँ मैं। हैदराबाद की तहजीब बहुत रईस तहजीब है, बहुत अमीर तहजीब है, बहुत पुरशौकत तहजीब है, या यूं भी बहुत कहा पुरशकोह जाएगा तहजीब है। कि यूं भी कहा जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में आपको हैदराबाद की जैसी तहजीब कहीं और पे नहीं मिलेगी। मैं ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं करता, इसलिए कि मैं हिंदुस्तान की हर तहजीब का एहतराम करता हूँ, लेकिन कहीं किसी तहजीब का असर है, कहीं किसी तहजीब का असर है। फिर ज़बानों का भी तो असर तहजीब पे होता है। तो कहीं किसी ज़बान का असर है, कहीं किसी ज़बान का असर है, कहीं वहाँ के माहौल और जोग्राफिया का असर है। हैदराबाद पे ये है कि इसकी आबो हवा न तुंद न तेज, मोतदिल आबो हवा, न यहाँ सर्दी से ठिठरा जाए है, न गर्मी में हाव हू किया जाए। बारिश ऐसी कि मल्हार शर्माए। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर आपकी बात को ऐड करना चाहूँगी, उसमें इजाफा करना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि जो एक बार हैदराबाद आ जाता है तो वो यहीं का रह जाता है। मैं इसके लिए मुझे कहीं और मिसाल ढूंढने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह से आपको हैदराबाद आई हुई है, बिल्कुल, और यहीं की होकर रहेंगी, ये मैं बड़े यकीन और रसूख से कह रहा हूँ। आज तक का तो तजुर्बा यही कहता है कि जो एक मरतबा हैदराबाद आया वो यहीं का असीर होकर रहा। जीते जी नाम निशान, जागीर, मनसब, खिताब सब पाए, आखिर वक्त यहीं पाँव फैला के सो गए और फिर सुबह दम क़यामत के जागेंगे। तो ये तो है हैदराबाद की ये शहर मोहब्बत है ना, बिल्कुल, तो शहर वफा भी है, बिल्कुल, यूँ कह सकता हूँ।